हेलो। आप सभी को जय हिंद। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो है हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर इतिहास से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एट्थ क्लास में आपने अपने देश में हुई क्रांति 1857 के बारे में पढ़ा होगा। ये क्रांति दोस्तों प्यारे बच्चों कब होती है? जब कोई देश किसी अन्य देश का गुलाम हो, या उस देश की जो है शासन व्यवस्था ऐसी हो जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, जहाँ पर राजतंत्र हो, जहाँ पर लोकतंत्र न हो, जहाँ पर प्रजातंत्र हो, वहाँ पर संभावनाएं क्रांति की रहती है। और चुनिंदा कुछ देशों की इतिहास की बात करें हम, कुछ देशों की क्रांति जो है हमें जो है अपने सिलेबस में पढ़नी पड़ती है। 9, 10, 11, 12 के जो इतिहास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको। और दोस्तों इसी तरीके से हम बात करते हैं, 8वीं क्लास से आप पास करके आए हो, आप सभी को शुभकामनाएं। अब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रांस प्यारे बच्चों एक देश है, यूरोप का एक देश है। वहाँ क्रांति किस सिचुएशन में हुई, क्या घटनाएं घटी, इस लेसन के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, फ्रांस क्या है कि यूरोप का एक देश है। इमेज कर लेते हैं जैसे हमारा देश है, ऐसा ही। इसमें एक डेट दी हुई है 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, यानी डर का माहौल था। और प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात समझने को हमें ये पता चलती है कि फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। सम्राट वहाँ पर देखिए आज भी जो है सम्राट राजा बनते हैं, राजाओं का शासन है वहाँ, आज भी ऐसा ही है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। एक अफवाह फैल गई कि जो सेना जो शहर में आएगी वो जैसे आम जनता है, जैसे आज हमारी सिचुएशन है, ये मान लेते हैं कि मान लो अगर ये कहा जाए कि सेना जो है यानी सैनिक जो है गांव में आएंगे और गांव पर अत्याचार करेंगे, हमें मारेंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा प्यारे बच्चों? हम डर जाएंगे, या तो हम क्या करेंगे, इस अफवाह को सुन कर जैसे हमें तो ये लगेगा कि रियलिटी है, सेना आएगी, हम क्या करेंगे कि मरना तो है ही, क्यों नहीं हम भी उनको मारने के लिए ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ सोचे कि हम उनका भी विनाश करें, कि जब हमें मरना ही तो। कुछ ऐसी सिचुएशन फ्रांस में हुई। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। जन सेना का मतलब कि लोगों की सेना, आम जो पब्लिक थी उनको सेना का रूप दे दिया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। जब उनको ये पता था कि उनको लड़ना है तो उनको हथियारों की भी आवश्यकता थी। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यानी क्या हुआ, एक बास्तिल किले की जो जेल थी जहां पर कैदियों को रखा गया था, वो मशहूर थी उस समय की फ्रांस की, और वहाँ पर पब्लिक गई और उन्होंने उस जेल को तोड़ दिया। इससे जब वो उनको कैदियों को छुड़ा रहे थे तो वहाँ पर जो कमांडर था वो मारा गया, और केवल उनकी संख्या जो थी 7 थी जो उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का, निरंकुश का मतलब क्या होता है कि जिस पर कोई अंकुश न लगा सके, जिस पर कोई रोक न लगा सके, होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। स्मृति का मतलब यहाँ पर क्या है? याद के रूप में। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। प्यारे बच्चों, पाव रोटी जो हम ये डबल रोटी ब्रेड जो खाते हैं ना, ये वहाँ की पाव रोटी है। बाद में इस दौर का
अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? प्यारे बच्चों, आपको इस लेसन को कम से कम 3 बार पढ़ना होगा। देखिए, मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देता चलूँगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य हेडिंग से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 18वीं सदी, जैसे मान लो कि आपका जन्मदिन आता है। जन्मदिन जब आता है, मान लो अगले महीने कल ही आपका बर्थडे है, तो आप क्या कहोगे कि आज जो है, आज तक आप मान लो 12 साल के हो या 13 साल के हो, कल आपको ये कहा जाएगा कि आप 14वें साल में प्रवेश कर गए। 13 साल के हो तो अब 14वें साल में का प्रवेश कर करना। जब तक आप 15 के नहीं होगे तो आप 14वें ही श्रेणी के कहलाओगे। आप कहोगे 14 साल, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे ही 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 1700 से लेकर 1800 तक के बीच का। यहाँ पर देखिए क्या है, एक ये प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से नहीं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े पॉइंटों के हिसाब से आपको बताता चलूँगा जो आप नोट करते चलेंगे। प्रश्न यहाँ पर ये पहली लाइन से क्या बनता है कि लुई 16वां किस राजवंश का था? तो प्यारे बच्चों, लुई 16वां जो था बुर्बो राजवंश का था। और ये कब गद्दी पर बैठा? 1774 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। उसमें उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। लुई 16वें का विवाह किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वो गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो उस समय राजकोष जो राजा का खजाना है था, वो क्या था? खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज हो और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर आ जाती है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस समय वहाँ की मुद्रा का क्या नाम था? मुद्रा क्या थी? तो दोस्तों उसका क्या रहेगा? लिवरे। और फ्रांस पर कर्ज कितना हो गया? 10 अरब हो गया था जब उसने अमेरिका की सहायता की थी। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और आपने यहाँ पर 3 एस्टेट्स के बारे में पढ़ोगे। यानी फ्रांस जो समाज था उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल पढ़ने से ही समझ में आ जाएगी। एक कहानी है, एक रियलिटी है। और इसमें ये दिया गया है, देखिए ध्यान से, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था। वर्ग मतलब जो समाज थी उसकी व्यवस्था ऐसी थी कि पूरी आबादी का लगभग 90% भाग किसान थे। जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म ना प्राप्त थी, यानी जन्म से ही। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, ये पूछा जाएगा किसानों से जो चर्च जो कर लेता था वो कौन सा कर था? तो इसमें क्या रहेगा? टाइद। तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अब मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इमेज करिए, जिस देश में किसानों को या सभी को इतने गलत तरीके से उन पर टैक्स जो है लिया जाए और वहाँ पर जो है कार्य अच्छा ना हो,
तो वहाँ की जनता तो ऑटोमेटिक स्वभाव रूप क्या होगी, परेशान हो जाएगी। प्यारे बच्चों, फ्रांस के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बताएगा जब हमारे देश में क्रांति हुई थी 1857, उससे पहले की बातें हैं ये। इसमें जीने का संघर्ष है, क्या हुआ 1789 में। देखो, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, लुई 16वें के शासनकाल में। जीवन का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये जो चीज़ है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी जो लोग जिनको जन्म से अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई गई। प्यारे बच्चों, मैं आपको चलते चलते जैसे थोड़ा और विस्तार से बता दूं, ये क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। आप इसको पढ़ोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको प्रॉब्लम आने पर भी अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने क्रांति की शुरुआत किन कारणों से हुई, ये प्रश्न आता है, हर बार आता है एग्जाम में, 5 नंबर के हिसाब से आता है। यार बच्चों, ये देखिए टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई थी। ये जो है आप इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ोगे। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये आपके माइंड के हिसाब से आप इसको कितना जल्दी ही सीख पाते हैं और कितनी जल्दी आप अपने माइंड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ आपके इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये टूटी हुई जंजीर, ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है, ये आज़ादी का प्रतीक है। छोड़ो का बर्छीदार गट्ठर, ये किसका प्रतीक है, एकता में बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती है, किसका प्रतीक है, सूर्य की अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। ये अपनी पूछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक है। तो इसमें लाल फ्राइजीनियन टोपी किसका प्रतीक है, नीला सफेद। ये आप लोगों को जो है आसान तरीके से पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले इसमें एक एक लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको निकालना। देखिए, बड़ा ही आतंक राज रोबेस्पियर के काल में हुआ था, 1793 से 1794 तक। एक साल ऐसा था जिस पर लोगों को जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था, उनको फांसी दी जाती थी। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। और मैं आपको बता दूं, मैं सीधा ही क्वेश्चन आंसर पे आता हूं, जहां पर से आप जो है इस लेसन के बारे में कुछ पता कर पाएंगे। देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। देखिए, सबसे पहले क्या, फ्रांस 3 भागों में बटा हुआ था और किन स्थितियों में हुई। जो मैं एक और आप लोगों को बताना भूल गया पहले, जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां, ये क्या था, ये दैत्य जो होते हैं उनमें विश्वास रखता था, देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। यानी क्या था, विश्वास करने का मतलब क्या, अंधविश्वास में ये थोड़ा हाँ यकीन करते थे कि जो अंधविश्वास है उसके प्रति ज़्यादा, जैसे इसको किसी ने कहा कि आपके राज्य में ऐसा हो जाएगा, यानी अंध विश्वास था इनके अंदर ज़्यादा। ये भक्ति, पूजा, प्रार्थना कि भगवान, इनमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला। देखिए, जब भी क्रांति होती है उसमें गरीब लोगों को फ़ायदा होता है। तीसरे स्टेट के लोगों को इसमें फ़ायदा मिला था। फ्रांस में क्रांति शुरुआत किन परिस्थिति में, आर्थिक कारण लिख दियो, सामाजिक कारण लिख दियो, करों में बढ़ोतरी। 19वीं और 20वीं सदी के लिए दुनिया के लिए ये फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जो आज हम किलोग्राम, जैसे कोई चीनी लेने जाता है तो किलोग्राम में लेकर आते हैं। अब हम यहाँ से दिल्ली गए तो हम कहते हैं कितने किलोमीटर गए। ये भार वजन नाप तोल की जितनी प्रणाली थी ये फ्रांस में लागू हुई थी, सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। ये भार तोल की प्रणाली, पहले क्या चीज़ें थी, पहली चीज़ें पाउंड में गिनी जाती थी, टाइम सेकंड में था, टाइम अब भी सेकंड में है। दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी थी, लंबाई मीटर में होती थी, अब भी है, लेकिन उसका बड़ा पैमाना जो है किलोमीटर दिया गया है। जैसे अमेरिका में आज भी जो लंबाई को मील में मापा जाता है। यहाँ पर एक लास्ट पर्सन है, ये आप लोगों को समझना है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है।
प्यारे बच्चों, जो रोबेस्पियर का 1799 से 1794 तक का जो काल रहा, आतंक का राज कहा जाता है, उसके बाद 1757 से मान सकते हैं नेपोलियन का उदय हुआ। जो 10वीं क्लास में नेपोलियन के ऊपर विशेषकर एक चैप्टर है पूरा, फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आप इस लेसन को आसानी से पढ़ पाए, आसानी से समझ पाए, तो 10वीं क्लास का फर्स्ट लेसन आपको ओरली आप उसके बारे में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस कार्य को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये, अगर हम समझे तो। देखिए, जब क्रांति होती है क्या होती है, ये है नेपोलियन के ऊपर। मैं थोड़ा एक बार इसको आपको विस्तार से बता दूं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी हार न मानने वाला था। इसने कभी भी हार नहीं मानी। एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति था ये, बिल्कुल, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये फ्रांस का सम्राट बना। तो प्यारे बच्चों, यही है कि अगर हम भी दिन रात मेहनत करते रहें तो हम भी कुछ न कुछ अचीव कर सकते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। जैसे ही वो फ्रांस का सम्राट बना तो उसने आसपास के इलाकों को, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, जो भी दूसरे अधीन जो नज़दीक के देश थे, उन पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया गया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। प्यारे बच्चों, ये आपको पढ़ना है और समझना है।